हेलो। हाँ, चलिए अब समझिए। आ जाइए। सब लोग आ जाइए। केंद्र राज्य संबंध को पढ़ा रहे थे। देखिए, केंद्र राज्य संबंध की चर्चा ऐसे तो अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 के बीच में है। अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 के बीच में है, लेकिन इसमें हर अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है। मूल तौर पर कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है, उसको समझिएगा। अब आप देखिए, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 अनुच्छेद 245 क्या कहता है? अनुच्छेद 245 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 यह कहता है कि भारत की संसद के द्वारा बनाया गया कानून, भारत की संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में लागू होंगे। और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, जिस राज्य के विधानमंडल ने कानून बनाए हैं उस राज्य में लागू होंगे। अगर बिहार राज्य का विधानमंडल कोई कानून बनाया है, अगर बिहार राज्य का विधानमंडल कोई कानून बनाया है तो वह कानून बिहार राज्य में लागू होगा। अगर कोई झारखंड राज्य के विधानमंडल ने कानून बनाया है तो वह कानून झारखंड राज्य में लागू होगा। अगर उत्तर प्रदेश राज्य के विधानमंडल ने कानून बनाया है तो वह कानून उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होगा। इस अनुच्छेद को और भी थोड़ा सा स्पष्ट करना चाह रहे हैं, समझिएगा आप। अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245 क्या कहता है? अनुच्छेद 245 यह कहता है कि, अनुच्छेद 245 यह कहता है कि भारत की संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। वही राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून संबंधित राज्य में लागू होगा। यानी भारत की संसद अगर कोई कानून बनाएगा तो वह कानून पूरे देश में लागू होगा, और राज्य विधानमंडल अगर कोई कानून बनाएगा तो जो राज्य विधानमंडल बनाएगा उस राज्य क्षेत्र में लागू होगा। दिमाग में जा रहा है कुछ? और आप सब लोग जानते हैं, भारत में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद है। संसद है केंद्र के संदर्भ में, और राज्य के संदर्भ में अगर देखें तो राज्य के संदर्भ में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल। तो याद रखिएगा आप इस बात को। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। जो अनुच्छेद 246 है, यह अनुच्छेद हमें यह जानकारी देता है कि संसद किस विषय पर कानून बनाएगा, राज्य विधानमंडल किस विषय पर कानून बनाएगा। यह जानकारी हमें अनुच्छेद 246 देता है।
दूसरे शब्दों में कहे तो अनुच्छेद 246 हमें 3 सूचियों के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 246 हमें 3 सूचियों के विषय में बतलाता है, और अनुच्छेद 246 हमें जो 3 सूचियों के विषय में बतलाता है, ये 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों के विषय में हमें अनुच्छेद 246 बतलाता है। अनुच्छेद 246 यह कहता है कि वैसे विषय जो संघ सूची में शामिल है उस पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। जैसे रक्षा, विदेश, संचार, बैंकिंग, संयुक्त राष्ट्र संघ, युद्ध एवं शांति, जनगणना, बड़े बंदरगाह, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। और ये सभी संघ सूची के विषय है, इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। इस पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। संघ सूची में मूलतः 97 विषय हुआ करता था। वर्तमान में संघ सूची में कुछ विषय बढ़ा है और बढ़कर हो गया है 100। बढ़कर हो गया है 100। इसके बाद आगे है राज्य सूची। राज्य सूची में जो शामिल विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। राज्य विधानमंडल को होता है। राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। राज्य सूची के प्रमुख विषय जैसे कृषि हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, स्वच्छता हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पुलिस हो गया, ये सब राज्य सूची के विषय है। ये सब राज्य सूची के विषय है, राज्य सूची के विषय है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय हुआ करता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिस वजह से राज्य सूची में विषयों की संख्या में कमी हुई और राज्य सूची के 5 विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, जिस कारण समवर्ती सूची में विषयों की संख्या में वृद्धि हो गई और राज्य सूची में विषयों की संख्या में कमी हो गई। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय हुआ करता था, जब 5 घट गया तो 61 हो गया। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय है। राज्य सूची के 5 विषय 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वे विषय है शिक्षा, वन, वन्य जीवों का संरक्षण, मापतौल, न्याय प्रशासन। ये 5 ऐसे विषय है जो कि पहले राज्य सूची में हुआ करता था। यही 5 विषय को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसके बाद आगे है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है और राज्य विधान मंडल को भी है। संसद को भी है और राज्य विधान मंडल को भी है। दोनों को समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय हुआ करता था, वर्तमान में 52 विषय है। परिवार नियोजन हो गया, शिक्षा हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया या विवाह विच्छेद हो गया, ये सभी समवर्ती सूची के विषय है। तो जो अनुच्छेद 246 है यही हमें 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में बतलाता है। और देखिए, जैसे अनुच्छेद 246 हमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में बतलाता है, उसी प्रकार से भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची भी हमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में बतलाता है। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 और संविधान की 7वीं अनुसूची हमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में बतलाता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 247। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 247। देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था को जब आप पढ़ेंगे ना, और जब न्यायालय का चक्कर लगेगा, जाइएगा न्यायालय, पता चलेगा पटना हाई कोर्ट में एक बार सुनवाई हो गया, दूसरा बार 3 महीना के बाद, तीसरा बार 6 महीना के बाद, समझे, बहुत सारा मामला पेंडिंग में रहता है। बहुत बोझ है न्यायिक व्यवस्था पर, भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर बहुत बोझ बना हुआ है। इसका कारण क्या है? न्यायाधीशों की कमी, न्यायालयों की कमी, न्यायाधीशों की कमी इसका कारण है। तो अनुच्छेद 247 क्या कहता है? अनुच्छेद 247 भारत की संसद को, अनुच्छेद 247 भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि भारत की संसद अच्छा शासन प्रशासन चलाने को लेकर अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है। एक बार फिर से आप इस बात को सुनिएगा। अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 247 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 247 है, अनुच्छेद 247 भारत की संसद को, अनुच्छेद 247 भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि, अनुच्छेद 247 भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि भारत की संसद अच्छा शासन प्रशासन चलाने को लेकर देश के भीतर अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है। देश के भीतर अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 248 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 248 है, यह अनुच्छेद हमें अवशिष्ट विषय के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अवशिष्ट विषय के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अवशिष्ट विषय के विषय में जानकारी प्रदान करता है। रिसिड्यूल सब्जेक्ट, देखिए रिसिड्यूल ने रिसिड्यूल गलत बोल दिए हैं, देखिए ध्यान से उतर रहा है, बोल देंगे याद आएगा तो। देखिए अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय की अगर बात करें हम, वैसे विषय जो न संघ सूची में हो, न राज्य सूची में हो, न समवर्ती सूची में हो, वैसे विषय जो न संघ सूची में हो, न राज्य सूची में हो और न समवर्ती सूची में हो, वही विषय अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है या अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है। जैसे साइबर कानून की चर्चा न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, इसलिए यह अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है। और वैसा कोई भी विषय जो अवशिष्ट शक्ति या अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है, उस पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 248 भारत की संसद को ही देता है। भारत की संसद को ही देता है। अब देखिएगा, सामान्य स्थिति में, अगर स्थिति सामान्य हो तो सामान्य स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल, संघ सूची के विषय पर
संघ सूची के विषय पर कानून भारत की संसद। लेकिन जब स्थिति सामान्य नहीं होती है या किसी विशिष्ट प्रावधान को लागू करने होते हैं तो फिर इस स्थिति में राजसूची के विषय पर भी कानून भारत की संसद ही बनाता है। राजसूची के विषय पर भी कानून भारत की संसद ही बनाता है। इन्हीं सब बातों की चर्चा आगे के अनुच्छेदों में आपको देखने को मिलेगा। और आगे जो 2, 3, 4 अनुच्छेद हम आपको बताने जा रहे हैं, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आप पूर्वावलोकन पलट करके देखिएगा, अनुच्छेद 249 के बारे में कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो नहीं पूछा होगा। लैंग्वेज अलग अलग करके, लैंग्वेज इधर उधर करके अनुच्छेद 249 के बारे में लगभग हर परीक्षा पूछ दिया है। पूर्वावलोकन में जब इस चैप्टर में आप जाएंगे तो अनुच्छेद 249 से संबंधित कम से कम 5 गो क्वेश्चन मिलेगा, कम से कम 5 गो क्वेश्चन मिलेगा। तो आगे जो 3, 4 अनुच्छेद बताने जा रहे हैं वो परीक्षा के लिहाज से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी अनुच्छेद 249 की चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं और अभी फिर से अनुच्छेद 249 की चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं। देखिए आगे हम किस बात की चर्चा करने जा रहे हैं इसको आप समझिए। यहीं पर संघ सूची के विषय पर कानून संसद बनाता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल, समवर्ती सूची पर दोनों। जो राज्य सूची का विषय होता है, राज्य सूची के विषय पर सामान्य तौर पर कानून, राज्य सूची के विषय पर सामान्य तौर पर कानून राज्य विधानमंडल बनाता है, राज्य विधानमंडल बनाता है। लेकिन अनुच्छेद 249, 50, 52, 53 इन अनुच्छेदों में इसी बात की चर्चा है कि राज्य सूची के विषय पर कानून संसद भी बना सकता है। राज्य सूची के विषय पर कानून संसद भी बना सकता है। इसी बात की चर्चा अनुच्छेद 249, 50, 252 और 253 में है। राज्य सूची के विषय पर कानून भारत की संसद भी बना सकता है। इसी बात की चर्चा अनुच्छेद 249, 50, 252 और 253 में है। अर्थात आगे हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं किन किन स्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून भारत की संसद बनाती है। तो देखिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 क्या कहता है? अनुच्छेद 249 यह कहता है कि अगर राज्य सूची का कोई विषय है, अगर राज्य सूची का कोई विषय है, राज्य सूची का वह विषय राष्ट्रीय हित का है, राज्य सूची का वह विषय राष्ट्रीय हित का है और उस विषय को लेकर राज्यसभा, राज्य सूची के उस विषय को लेकर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित किया कि राज्य सूची के उस विषय पर कानून भारत की संसद बनाएगी, भारत की संसद बनाएगी। तो इस स्थिति में राज्य सूची के उस विषय पर कानून राज्य विधानमंडल नहीं बनाती है, बल्कि राज्य सूची के उस विषय पर कानून भारत की संसद ही बनाती है, भारत की संसद ही बनाती है। तो अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह अधिकार देता है, अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर, राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को दे सकता है। यही बात 249 में है।
इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 देखिए, आगे एक चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे आपात उपबंध। आगे एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपात उपबंध, अर्थात इमरजेंसी प्रोविजंस, अर्थात इमरजेंसी प्रोविजंस। जो चैप्टर इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ाएंगे अर्थात आपात उपबंध पढ़ाएंगे, वहां पर हम चर्चा करेंगे कि जो आपात होता है, आपात तीन प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। जब इमरजेंसी लागू होता है, जब आपात लागू होता है, राष्ट्रीय आपात लागू होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वित्तीय आपात लागू होता है, इन सभी आपातों में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आपात है। जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है ना, जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो राज्य विधानमंडल का कानून बनाने का शक्ति खत्म हो जाता है। उस समय कानून बनाने की शक्ति संसद में होती है। उस समय कानून बनाने की शक्ति संसद में होती है, संसद में होती है, संसद में होती है, संसद में होती है। तो अनुच्छेद 250 क्या कहता है? अनुच्छेद 250 यह कहता है कि आपात स्थिति में, आपात स्थिति में राजसूची के विषय पर, राजसूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को होता है। आपात की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में राजसूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को होता है, भारत की संसद को होता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252 क्या कहता है? अनुच्छेद 252 यह कहता है कि अगर राजसूची का कोई विषय है, अगर राजसूची का कोई विषय है, राजसूची का कोई विषय है और उस विषय को लेकर दो या दो से अधिक राज्य यह चाहता है कि उन राज्यों के लिए राजसूची के उस विषय पर कानून भारत की संसद बनाए, तो उन राज्यों के लिए राजसूची के उस विषय पर कानून भारत का संसद बनाएगा। यह चर्चा अनुच्छेद 252 में है। नहीं समझे हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। मान लिया जाए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी हेल्थ राजसूची का विषय है। हेल्थ राजसूची का विषय है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तीनों राज्य यह चाहती है कि इन तीनों राज्यों के लिए स्वास्थ्य विषय पर कानून भारत की संसद बनाए। तो इन तीनों राज्यों के लिए स्वास्थ्य विषय पर कानून भारत की संसद ही बनाएगी और वह कानून इन्हीं तीनों राज्यों में ही लागू होगा। वह कानून देश के भीतर सभी राज्य में लागू नहीं होंगे, बल्कि जिन राज्यों ने सिफारिश किया है उन राज्यों में ही ये कानून लागू होंगे। तो अनुच्छेद 252 क्या कहता है? अनुच्छेद 252 यह कहता है कि दो या दो से अधिक राज्य,
2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य। अगर राजसूची के किसी विषय पर, अगर राजसूची के किसी विषय पर कानून का निर्माण करने को लेकर संसद को कहती है, तो इस स्थिति में संसद राजसूची के उस विषय पर कानून बनाएगी और वह कानून उन राज्यों में लागू होंगे जिन राज्यों ने इस बात की अनुशंसा की है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 क्या कहता है? अनुच्छेद 253 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 253 यह कहता है कि अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को लागू करना हो, और अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को लागू करने को लेकर राजसूची के विषय पर कानून बनाने की बात हो, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता को लागू करने को लेकर राजसूची के विषय पर कानून भारत की संसद ही बना सकती है। यही बात है अनुच्छेद 253 में। तो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता, संधि या समझौता, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को लागू करना हो, तो इस स्थिति में भी राजसूची के विषय पर कानून बनाने का अगर नौबत आता है, तो राजसूची के विषय पर कानून भारत की संसद ही बनाएगी, भारत की संसद ही बनाएगी। जो केंद्र राज्य संबंध है, जिसकी चर्चा 245 से 263 के बीच में है, 245 से 263 के बीच में है। इन अनुच्छेदों में यही सब महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके अलावे के अनुच्छेद को नहीं भी देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 262, नदी जल विवाद से संबंधित है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। इस सब की चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे इस सब की चर्चा। 262 और 263 भी महत्वपूर्ण है, आगे इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो ये जो अनुच्छेद 245 से 253 तक बताए हैं, ये कुछ दिमाग में गया है? दिमाग में अगर गया है, आइए याद करते हैं इसको। चलिए, कौन अनुच्छेद यह कहता है? चलिए, अनुच्छेद क्या कहता है छोड़िए उसको। भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कानून कहां लागू होता है? पूरे देश में। भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कानून कहां लागू होता है? पूरे भारतवर्ष। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संबंधित राज्य में, संबंधित जो राज्य का विधानमंडल बनाया है उस राज्य में लागू होगा। तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून कहां लागू होता है? संबंधित राज्य में, संबंधित। चलिए ठीक है। भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद यह कहता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संबंधित राज्य में लागू होगा? 245। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? कौन अनुच्छेद देता है? कौन अनुच्छेद यह कहता है कि संघ सूची के विषय पर कानून भारत की संसद बनाएगी? कौन अनुच्छेद यह कहता है राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल बनाएगा? कौन अनुच्छेद यह कहता है समवर्ती सूची के विषय पर कानून संसद या विधानमंडल कोई भी बना सकता? 200। तीनों प्रकार की बात अनुच्छेद 246 ही करता है। संघ सूची में मूलतः कितने विषय? 97।
संघ सूची में मूलतः कितने विषय? 97। वर्तमान में 100। संघ सूची में मूलतः कितने विषय? वर्तमान में। राज्य सूची में मूलतः कितने विषय? 66। कितना? वर्तमान में। वर्तमान में। समवर्ती सूची में मूलतः कितना विषय? 47। कितना? वर्तमान में। वर्तमान में 52। किस संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए? 42वां संविधान संशोधन 1900। 42वां संविधान संशोधन 1900। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के जो 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं वे कौन कौन है? शिक्षा, वन जीवों का संरक्षण, मापतौल, न्याय प्रशासन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय जो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखे गए हैं वो कौन कौन है? चलिए आगे बतलाइएगा कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इन कोर्ट के अलावे अन्य किसी अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार किसके पास? किसके पास है? अच्छा, भारत की संसद शासन प्रशासन अच्छा चलाने को लेकर अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है, यह बात कौन अनुच्छेद कहता है? कौन अनुच्छेद कहता है? भारत की संसद अच्छा शासन प्रशासन चलाने को लेकर अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है, यह बात कौन अनुच्छेद कहता है? 247। वैसे विषय जो ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, वो कहां है? कहां है? कहां है? अवशिष्ट विषय की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? वैसे विषय जो अवशिष्ट सूची में आता है उस पर कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है? चलिए, राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बना सकता है अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे। यह बात कौन अनुच्छेद में? कौन अनुच्छेद में है? किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को कौन सदन दे सकता है? कौन सदन? कौन सदन? राज्यसभा। कौन अनुच्छेद के तहत यह अधिकार? 200। आपात स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता? भारत की। आपात स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता? भारत की। अच्छा, आपात स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून भारत की संसद बनाएगी, यह बात कौन अनुच्छेद कहता? 200। आपात स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून भारत की संसद बनाएगी, यह बात कौन अनुच्छेद कहता? कौन अनुच्छेद कहता है? 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर यह चाहता है कि उन राज्यों के लिए किसी राज्य सूची के विषय पर कानून भारत की संसद बनाएगी, तो क्या भारत की संसद बना सकती है? भारत की संसद को यह अधिकार कौन अनुच्छेद देता? कौन अनुच्छेद देता है? 200। अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को लागू करना है, उसको लेकर राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता? भारत की संसद। अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को लागू करना है तो उसको लेकर राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता? यह बात कौन अनुच्छेद में? कौन अनुच्छेद में है? 253। अब देखिएगा, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने को लेकर समय समय पर कुछ आयोग के गठन किए गए हैं और उस आयोग ने सिफारिश किया है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि केंद्र और राज्य के बीच संबंध बेहतर बना रहे। देखिए, जैसे पति पत्नी है, पति पत्नी के बीच भी झगड़ा होता है, झगड़ा का कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है ना। भाई बहन के बीच झगड़ा होता है, भाई भाई के बीच झगड़ा होता है,
होता है? कोई भी जो झगड़ा होता है उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, बिना किसी कारण का झगड़ा हो नहीं सकता है। तो आखिरकार केंद्र और राज्य के बीच जो झगड़ा होते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? केंद्र और राज्य के बीच झगड़ा के कई कारण हैं। एक है राज्यपाल का पद, एक है राज्यपाल का पद। दूसरा है राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। तीसरा है कभी कभी केंद्र सरकार अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगता है, काम बढ़ा चढ़ाकर करने लगता है। ये सब केंद्र और राज्य के बीच झगड़ा के मूल कारण है। केंद्र और राज्य के बीच झगड़ा के मूल कारण में राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356, ये सब है। राज्यपाल के पद को लेकर झगड़ा होता है, कभी कभी राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 को लेकर झगड़ा होता है। तो आखिरकार क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ताकि केंद्र और राज्य के बीच जो झगड़ा हो रहे हैं वो झगड़ा ना हो, दोनों आपस में मिलजुल कर रहे, अपने अपने क्षेत्राधिकार में अपना अपना काम करे। तो केंद्र और राज्य के बीच झगड़ा ना हो या फिर दोनों के संबंध को बेहतर बनाया जा सके, इसको लेकर या केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने को लेकर प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अगर आप बात करेंगे तो जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वर्ष 1966 में हुआ। वर्ष 1966 में हुआ। जब इसका गठन हुआ था तो इस आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई हुआ करते थे। इस आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई हुआ करते थे। फिर वर्ष 1967 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बना ली। तो फिर मोरारजी देसाई को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। और जब मोरारजी देसाई प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष पद से हट गए तो फिर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के हनुमंथैया को बनाया गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया के हनुमंथैया। के हनुमंथैया ही प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष पद पर रहे और यह आयोग के हनुमंथैया की अध्यक्षता में ही अपनी रिपोर्ट वर्ष 1969 ईस्वी में दिया। वर्ष 1969 ईस्वी में दिया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिश में कई प्रकार की बातें की। जो कई प्रकार की बातें की उसमें एक बात यह कहा, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने को लेकर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, लोकपाल का गठन किया जाना चाहिए, राज्यपाल के पद को और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए। ये तमाम प्रकार की सिफारिशें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही लोकपाल के गठन को लेकर सिफारिश किया था। और प्रथम
प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के गठन को लेकर जो सिफारिश किया, उसी के सिफारिश पर भारत की संसद में सर्वप्रथम लोकपाल बिल वर्ष 1968 में आया। लेकिन यह लोकपाल बिल पारित कब हुआ है जानते हैं? यह लोकपाल बिल पारित हुआ है 2013 में। जैसे केंद्र के संदर्भ में भारत की संसद में लोकपाल बिल आया, वैसे ही राज्य के संदर्भ में राज्य के विधानमंडल में लोकायुक्त बिल आया। और सर्वप्रथम लोकायुक्त बिल ओडिशा राज्य में आया। ओडिशा राज्य ने सर्वप्रथम इसे पारित किया, परंतु लोकायुक्त बिल पारित कर लोकायुक्त अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना महाराष्ट्र। केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर लोकपाल का गठन और राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर लोकायुक्त का गठन किया जाता है। तो यहां पर यह सब बात आपको याद रखना है। आइए याद करते हुए जाते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन बने? मोरारजी। लेकिन जब वे उप प्रधानमंत्री बन गए तब कौन बना प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष? के हनुमान। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपना अंतिम रिपोर्ट कब दिया? और भारत की संसद में सर्वप्रथम लोकपाल बिल कब आया? 1900। भारत की संसद में सर्वप्रथम लोकपाल बिल कब आया? अच्छा, भारत की संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1968 में कौन आयोग के सिफारिश पर आया? प्रथम प्रशासनिक लोकायुक्त बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य ओडिशा। लोकायुक्त बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य लोकायुक्त अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र। लोकायुक्त अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र। इसके बाद केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने को लेकर तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, जिसे राजमन्नार आयोग कहा जाता है। राजमन्नार आयोग की अगर हम बात करें तो जो राजमन्नार आयोग गठित हुआ है वर्ष 1969 में, और यह आयोग अपना रिपोर्ट दिया है वर्ष 1971 में। इस आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा, अगर केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाना है, अनुच्छेद 249 को समाप्त कर दिया जाए, अनुच्छेद 356 को समाप्त कर दिया जाए, अनुच्छेद 357 को समाप्त कर दिया जाए, अनुच्छेद 365 को समाप्त कर दिया जाए। ये तमाम प्रकार की सिफारिशें राजमन्नार आयोग ने किया। लेकिन राजमन्नार आयोग की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने राजमन्नार आयोग के सिफारिश को सिरे से खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने राजमन्नार आयोग के सिफारिश को सिरे से खारिज इसलिए कर दिया, केंद्र सरकार को लगा कि केंद्र के अधीन किसी एक राज्य की राज्य सरकार हमें सिफारिश करेगी और हम उस बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे, कदापि नहीं मानेंगे। और इस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी बात मानने वाली थी। क्या बात करते हैं आप, समझ गए? सिरे से नकार दी।
इंदिरा गांधी की सरकार अर्थात केंद्र सरकार, उस समय की केंद्र सरकार राजमन्नार आयोग की सिफारिश को सिरे से नकार दिया, काम खत्म। यहां पर 3 बात याद रखना है। राजमन्नार आयोग का गठन कब हुआ है, इसने रिपोर्ट कब दिया है और किस राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया है, यही 3 बात याद रखना है। तो राजमन्नार आयोग का गठन कौन सी राज्य सरकार के द्वारा किया? कौन सी राज्य सरकार? राजमन्नार आयोग का गठन कौन सी राज्य सरकार के द्वारा? कौन सी राज्य सरकार? गठन कब हुआ है? गठन कब हुआ है? कब हुआ है? रिपोर्ट कब दिया है? क्या इसकी सिफारिश को माना गया? नहीं ना? हाँ। इसके बाद केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने को लेकर सरकारिया आयोग का गठन किया गया। सरकारिया आयोग का गठन किया गया। सरकारिया आयोग की अगर आप बात करेंगे तो सरकारिया आयोग का गठन वर्ष 1983 में हुआ और सरकारिया आयोग में टोटल 3 सदस्य हुआ करता था। एक सरकारिया ही थे, दूसरा वी शिवरामन, तीसरा एसआर सेन। वी शिवरामन, एसआर सेन और सरकारिया, यही 3 सदस्य सरकारिया आयोग में हुआ करते थे। अध्यक्षता सरकारिया ने किया, इसी वजह से इस आयोग को नाम दे दिया गया सरकारिया आयोग। यह आयोग 1983 में गठित हुआ। इस आयोग को 1 वर्ष का समय दिया गया अपनी रिपोर्ट सौंपने को लेकर, लेकिन यह आयोग 1 वर्ष में अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई। यह आयोग अपनी रिपोर्ट 1987 में सौंपी, लेकिन यह आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 1988 में सौंपी। यह आयोग 1987 में भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जो नोट में है वो भी बात सही है, लेकिन यह आयोग अपना फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट की बात करे तो यह आयोग अपना फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट सौंपा है वर्ष 1988 में। इस आयोग ने भी सैकड़ों प्रकार की सिफारिश किया। इस आयोग ने जो सैकड़ों प्रकार की सिफारिश किया, उन सिफारिशों में सरकारिया आयोग ने यह कहा, केंद्र राज्य संबंध को अगर बेहतर बनाना है तो उसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। और आप इस बात को जानिए, सरकारिया आयोग के सिफारिश पर ही केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने को लेकर अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। और अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन वर्ष 1990 में किया गया है और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। और यह जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इसकी जो बैठक होती है, इसकी बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसकी बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। समझ गए? तो बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन इसका गठन अनुच्छेद 263 के तहत किए हैं भारत के राष्ट्रपति। याद रखिएगा। केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने को लेकर सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ है? कब हुआ है? सरकारिया आयोग में कुल कितने सदस्य? कितने सदस्य? कौन कौन? आरएस सरकारिया, वी शिवरामन, एसआर सेन। आरएस सरकारिया, वी शिवरामन और एसआर सेन। सरकारिया आयोग के 3 सदस्य कौन कौन? सरकारिया आयोग ने अपना अंतिम रिपोर्ट कब दिया? 1988। नोट में जो है वो भी बात सही है, लेकिन अंतिम शब्द जोड़ देगा तो 1988 हो जाएगा। अंतिम शब्द है 87, काट के 88 कर लीजिए। 87 में भी उसका रिपोर्ट आया है, अंतिम रिपोर्ट 1988 में आया है। क्या बोल रहे हैं? चलिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन अनुच्छेद के तहत हुआ? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन अनुच्छेद के तहत? अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किस आयोग के सिफारिश पर? किस आयोग के सिफारिश पर?
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ है? कब हुआ है? कब हुआ है? अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसके बाद केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने को लेकर वर्ष 2007 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसे पुंछी आयोग कहा जाता है। और पुंछी आयोग की अगर आप बात करेंगे तो पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया है वर्ष 2010 में, वर्ष 2010 में। तो यहां पर आप बताइएगा पुंछी आयोग का गठन कब हुआ है? पुंछी आयोग का गठन इसने अपनी रिपोर्ट कब दी है? अपनी रिपोर्ट कब दी है? 2000। अब देखिएगा यहां पर एक बात पूछा जाता है, तो ठीक है जो बताए हैं, इसके अलावे एक बात पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? निम्नलिखित में से किन किन आयोगों का संबंध या किनका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, इस सब का संबंध जो है आपको केंद्र राज्य संबंध से है। केंद्र राज्य संबंध से है। इसमें जैसे अनुच्छेद 249 के विषय में हम आपको बतलाए थे, कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो अनुच्छेद 249 के विषय में ना पूछा होगा। उसी प्रकार से आप एक बात और जानिए, कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो यह नहीं पूछा होगा कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। इस प्रश्न का उत्तर होगा केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो यह ना पूछा होगा कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। हर परीक्षा पूछ दिया। आपका बिहार दरोगा ने पूछा है, पूछ सकता है। पूछा है? ठीक है, पूछ दिया है तो अच्छी बात है। हाँ, ये बात है। अब इसके अलावे आप एक क्षेत्रीय परिषद का नाम सुनते होंगे। क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद देखिए, संसदीय अधिनियम 1956 के तहत, संसदीय अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषद का गठन वर्ष 1956 में हुआ। और क्षेत्रीय परिषद का गठन भी केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए ही किया गया। और जब 1956 में क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ था तो पूरे भारतवर्ष की अगर आप बात करेंगे तो पूरे भारतवर्ष को 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया था। पूरे भारतवर्ष को जो 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया था उसमें एक आपको उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दूसरा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, तीसरा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, चौथा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पांचवा मध्य क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसके अंतर्गत लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सभी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। फिर दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये सभी आते हैं। इसका मुख्यालय चेन्नई। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आते हैं। इसका मुख्यालय कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, इसका मुख्यालय मुंबई। मध्य क्षेत्रीय परिषद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यह मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज है। इन 5 क्षेत्रीय परिषद के अलावे एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद भी है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1971 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन वर्ष 1972 में हुआ। देखिए, ये जो 5 क्षेत्रीय परिषद है, ये 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन वर्ष 1956 में हुआ है। लेकिन
जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1971 के तहत 1972 में हुआ। शुरुआती वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में, जब पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन वर्ष 1972 में हुआ था, तो उस समय पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में 7 सदस्य राष्ट्र हुआ करते थे, 7 सदस्य राज्य हुआ करता था, 7 सदस्य राज्य हुआ करता था, जो 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। लेकिन बाद के वर्षों में जाकर सिक्किम इसका अंग बन गया, और जब सिक्किम इसका अंग बन गया तत्पश्चात पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में 8 सदस्य हो गए हैं। और देखिए, आपको अगर आप बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आता है, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आता है। लेकिन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक विविधता के कारण किसी भी क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है। ये दो केंद्र शासित प्रदेश के अलावे अन्य जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो किसी न किसी क्षेत्रीय परिषद में निश्चित तौर पर आता है, परंतु जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश किसी भी क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है। और जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है, सामान्य तौर पर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। मान लिया जाए बिहार और झारखंड के बीच विवाद हो गया, तो प्रयास यह रहता है कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उस विवाद को निपटा दिया जाए, निपटा दिया जाए। प्रयास यह रहता है और कर भी दिया जाता है। तो इससे हुआ कि केंद्र की मध्यस्थता में दो राज्य आपस में अपने मामला को सुलझा लिया, ये तो अच्छी बात है, समझ गए। इससे जो है केंद्र को भी एहसास हुआ कि नहीं, हमारे पास पावर है तो उसका हम यूज भी सही से कर पा रहे हैं। और दो राज्य जो आपस में लड़ झगड़ रहा है, दोनों की समस्या का समाधान केंद्र की मध्यस्थता में हो गया। तो ये तो एक अच्छा संदेश देता है, समझ गए, अच्छा संदेश देता है केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने को लेकर। तो क्षेत्रीय परिषद भी कहीं ना कहीं केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाता है, समझ गए। तो बताइएगा अब भारत को किस वर्ष 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया? वर्ष 1900। भारत को किस वर्ष 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा? 1956। ठीक है, आगे बतलाइएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। कौन क्षेत्रीय परिषद? किसमें? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां? चेन्नई ना। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता ना। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद शिलांग। कहां? पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता? कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री करता है। चलिए, बिहार कौन क्षेत्रीय परिषद में आता? पूर्वी ना। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ? 1972। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन कब? 1900। क्लियर है ये बात? कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश किसी भी क्षेत्रीय परिषद में नहीं आते? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, खत्म हो गया, पढ़ लीजिएगा। जानते हैं आप लोग घर पे जाके पढ़ते ना, कितना बार हम समझाए होंगे, सेम डे में चीजों को पढ़िए। अगर आप चीजों को सेम डे में पढ़ते हैं ना
तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप चीजों को सेम डे में नहीं पढ़ते हैं तो वो चीज आपके लिए टफ हो जाता है। क्या हो जाता है? टफ। इसलिए 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 है, सुनिए सुनिए, अगर आप शुरू से हमारा बात मानते आते ना, तो अभी जो कह रहे हैं कि रिवीजन का समय नहीं मिल रहा है, नहीं कहना पड़ता, समझे? जो भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अब परीक्षा का अंतिम समय आ गया, अभी भी क्लासे लगा रहे हैं। तो हम तो आपको बोलबे किए थे कि छठ के छुट्टी खत्म होते होते जो है सिलेबस खत्म हो जाएगा। छठ का छुट्टी खत्म हो रहा है 25 तारीख को, 25 इस रविवार को। आज कौन दिन है? 26 तारीख को छठ का छुट्टी खत्म हो रहा है। और छठ का छुट्टी खत्म हो रहा है, सिलेबस खत्म होने वाला है ना। देखिए, सिलेबस खत्म मतलब सब्जेक्ट खत्म, सब्जेक्ट खत्म, सब चीज तो खत्म हो गया है। तो जो बाकी है वो खत्म कर देंगे आज कल में, यानी कल परसों में। आज तो खत्म हो गया, कल परसों में खत्म कर देंगे। और फिर करेंट के लिए जो भूख रहे हैं, करेंट सोमवार से करेंटे है, हम हैं, करेंट है और आप हैं, समझे? चलिए अब सुनिए, बुक है, बुक कहाँ है? बुक दीजिए। जो बुक नहीं लिए हैं, सोमवार से पहले रविवार तक, लास्ट रविवार तक बुक हाथ में रहना चाहिए। बुक आप जहां से लाइए, रविवार तक बुक हाथ में रहना चाहिए। सोमवार से इस बुक पे काम होगा, ठीक है? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे, सब चीज मंगवा दीजिए, यही कर दीजिए। खाली बात बनाने में होता है, किताब जाकर खरीदने में नहीं होता है। चलिए, तो अब सुनिए, कल सुबह में फाउंडेशन बैच बंद कर दिए। बंद इसलिए कर दिए हैं क्योंकि आप लोग को बुलाएंगे, इसलिए बंद किए हैं। कल सुबह में आपको आना होगा, सुबह में आना होगा, आना होगा। सुनिए, कल शनिवार है ना? शनिवार है। हाँ, टेस्ट भी है, हमको पता है, टेस्ट भी है। कल सुबह में 8 बजे आना है। कितना बजे? 8 बजे। 8 बजे से 10:30 बजे तक, 8 बजे से 10:30 बजे तक। आप 7:30 बजे मान के चलिए, तब 8 बजे से क्लास शुरू हो जाएगा। नहीं, 8 बजे मान के चलिए, 8:30 बजे रहने, 8 बजे ही मान के चलिए। 8 बजे मान के चलिए, क्लास 8:30 बजे शुरू होगा। 8:30 से 10:30 2 घंटा क्लास लेंगे हम, ठीक है? 8:30 से 10:30 क्लास लेंगे हम, पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है? दूसरी बात, पौने 11 से पौने 12 या 12 बजे तक टेस्ट होगा। टेस्ट कौन चीज का होगा बताइए तो? मॉडर्न।
चलिए, इसका मतलब है रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, जिसके मुंह से आवाज आया है मतलब वो पढ़ रहा है, जिसके मुंह से आवाज नहीं आया वो एकदम नालायक, निकम्मा, बेहया है। ठीक है, हाँ ठीक है। और भी कुछ है? और उसके बाद कल जो है, कल जब मॉडर्न का टेस्ट हो जाएगा उसके बाद एक हिस्ट्री का टेस्ट रखेंगे फुल लेंथ, एक पॉलिटी का टेस्ट फुल लेंथ, एक ज्योग्राफी का फुल लेंथ टेस्ट, और एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, करेंट का। 8 सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट होगा और वो टेस्ट शुरू होगा 8 7 15 8 7 15 8 यानी 6-7 दिसंबर से या 8 दिसंबर से वो टेस्ट शुरू होगा। आपको 6-7 दिसंबर या 8 दिसंबर से, या फिर देख लेते हैं वो शेड्यूल देख लेंगे, या फिर 2-3 दिन पर करवा देंगे। ठीक है, देख लेंगे वो हम अपना तरीका से। तो कहने का मतलब ये है, सुनिए ना, हल्ला काहे कर रहे हैं आप लोग, सुनिए ना महाराज, आप लोग सुनबे नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब जो आगे टेस्ट होने वाला है, जैसे कल मॉडर्न का है सिर्फ, अब टोटल 7 गो और 7 नहीं 8 गो, सॉरी 8 गो और टेस्ट होगा। टोटल 8 गो और टेस्ट होगा, टोटल 8 और टेस्ट होगा क्लास को लेकर के, समझ गए। और इस बुक को सब परचेज कर लीजिएगा, इस बुक को भी हम करवाएंगे। अब इस बुक को करवाने को लेकर के हम बुलाएंगे, देखिए आप रूम पर भी बैठ करके सेट मारिएगा, यहां पर बुलाएंगे तो आप कहिएगा परीक्षा के लास्ट टाइम में भी आप बुलाइए रहे हैं। अगर इस मानसिकता के आप हैं तो आप रूम पर बैठ करके सेट मारिएगा। दूसरी बात, हम रिवीजन के लिए आपको बुलाएंगे, आप कहिएगा परीक्षा के लास्ट टाइम में आप हमको बुलाइए रहे हैं। इस मानसिकता के हैं आप तो आप भी रूम पे रह जाइएगा, समझ गए। हम आपको जो बोले हैं, जितना बोले हैं, जैसे बोले हैं वही हुआ है, वही हम किए हैं, समझ गए। तो इकोनॉमिक्स का क्लास कर रहे हैं ना, और एक बात को दिमाग में बैठा लीजिए, इकोनॉमिक्स से प्रश्न आएगा प्रीलिम्स में। और दूसरी बात यह भी दिमाग में बैठा लीजिए, 15 से 20 प्रश्न एकदम अटपटा रहेगा जो आप कभी नहीं देखे होंगे। इसको लेकर के अकबकाने की जरूरत नहीं है, ये बात हम पहले भी बोले हैं ना जी, कुछ दिन पहले भी बोले हैं। तो इस सब के लिए मेंटली तैयार रहिए। और बुक रविवार तक हर विद्यार्थी के हाथ में होना चाहिए। और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम करवाएंगे इस बुक को कंप्लीट तो हम कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन आप अपने से नहीं कर पाइएगा, हमको विश्वास है। तो इसलिए हम करवाएंगे इस बुक को। लेकिन यही है कि हम आपको क्या बोले हैं, कल भी हम आपको बोले हैं, बचे हुए 20-22 दिन में आपको 14 से 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा। बचे हुए 20-22 दिन में 14 से 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा। माथा हैंग करने लगे फिर भी पढ़ते रहिए, समझ गए। अरे वही सब चीज है महाराज जो पूरे सिलेबस में पढ़ा है, वही सब चीज तो बुकबा में है। बुक लिए, कुछ लोग लिए हैं, बनाए हैं, नहीं बनाए, ओ आजे तो मिला ही हो। चलिए और सब बढ़िया, मजा में। लड़की लोग निकलिए इधर से, लड़का इधर से। कल सुबह में मिलते हैं 8 बजे। कल सुबह में कितना बजे? इंडियन पॉलिटी के साथ। कौन सब्जेक्ट के साथ? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ। और फिर शाम में भी 5 बजे मिलेंगे इंडियन पॉलिटी के साथ। कल प्रयास करेंगे खत्म कर देने का, आप देखिए क्या होता है। कल सुबह और शाम दोनों टाइम पॉलिटी है। फाउंडेशन बैच इसलिए बंद किए हैं ताकि आपको पॉलिटी पढ़ा करके कल खत्म कर सके। और लास्ट रविवार, रविवार से सोमवार नहीं हो सकता है। कल सुबह 2 टाइम पॉलिटी का क्लास है, सुबह 8 से 10, 10:30 और शाम में 5 से 9। शाम में 5 से 9।